आज हमारे बीच हैं स्मृति केडिया और साथ में सीमा शाह। थोड़ी सी बातें करेंगे महिलाओं के इश्यूज़ के बारे में। स्मृति जी, आपसे शुरू करता हूँ। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं महिलाओं को लेकर, लेकिन कौन कौन से ऐसे मेन इश्यूज़ हैं जो लगते हैं, आपको लगता है कि उनको एड्रेस करना ज़रूरी है? हाँ, अगर महिलाओं के इश्यूज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि हम उनके मुद्दों को पहचानें और उनकी पहचान को रिकग्नाइज़ करें कि वो भी एक बराबर की हिस्सेदार है इस समाज की, और उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, अपने एम्बिशंस हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम ये करने लगेंगे तो अपने आप बाकी मसले भी हल होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले उनको एक आइडेंटिटी देना वो बहुत ज़रूरी है। सीमा जी, आइडेंटिटी ये एक प्रश्न तो है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चीज़ें समाज में और होती हैं। जैसे आज़ादी के 70 सालों बाद भी देखें तो हमारी यहाँ पर महिलाओं ने बहुत प्रगति की है। अब देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर और भी दूसरे, यहाँ तक कि अब तो फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं ने समाज में अपना स्थान नहीं बनाया या दर्जा नहीं पाया, फिर भी ये बराबरी का मुद्दा अभी भी जिंदा क्यों है? नहीं, देखिए, तो मेरे को लगता है कि अभी ज़्यादा महिला को अभी भी वस्तु के रूप में, मतलब आज की जनरेशन क्या, पहले से भी, जब तक महिलाओं को हम लोग एक ह्यूमन बीइंग न समझे और वस्तु के, आज देखिए पेपर में ही है वो जो लव जिहाद, वो छोटी लड़की को उसके पिताजी लेके गए और मार डाला। क्यों? क्योंकि उनको लगता है दलित के साथ मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। सो ये जब हम महिला को वस्तु के नज़रिए से पोजीशन देखोगे तो हम उसकी जो आइडेंटिटी या रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। सो वही है सबसे बड़ा मुद्दा। स्मृति जी, बताएं कि वस्तु के रूप में स्त्री को ना देखा जाए, ये बात होती है। क्या ये बात समाज में अभी भी मौजूद है बहुत सारे तबकों में? और हमारी शिक्षा और विकास के बावजूद भी क्या ये मुद्दे अभी भी समाज के भीतर जड़ फैलाए हुए बैठे हैं? बिल्कुल, ये जड़ बहुत पुरानी है और ये एक या दो एफर्ट्स से नहीं जाने वाली। जितना समय इसको आने में लगा उतना ही समय शायद इसको जाने में लगेगा। लेकिन जब तक सब मिल के इसको टारगेट नहीं बनाए, जैसे कई क्षेत्रों में आप देखेंगे आज भी हम रिकग्नाइज़ ही नहीं करते। हम एक ढाल बना लेते हैं कि महिलाओं ने बहुत प्रगति की है तो सिचुएशन बहुत अच्छी है। लेकिन वास्तव में आज भी जब हम ग्रामीण इलाकों में काम करने जाते हैं और जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो कई महिलाएं सबसे पहले हमें बोलती हैं कि मैम, हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि हर चीज़ के लिए महिलाओं को इजाज़त लेनी पड़ती है, उनके डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है, उनका डिसीजन हमेशा दूसरे पे निर्भर रहता है और कोई और इस पोजीशन में हमेशा रहता है कि उनकी लाइफ चलाए। ये एक बहुत ख़तरनाक स्थिति है और कई बार हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, हमें नज़र नहीं आती, पर ये हर जगह है। जैसे कभी टीवी पे हम ऐड देखते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं कि लड़का बाहर पढ़ने जा रहा है और बेटी की शादी हो रही है, क्योंकि हमने महिला को शादी से आगे किसी चीज़ से जोड़ा ही नहीं। अब स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे, राजू मतलब सेंटेंस बनाओ तो राजू पढ़ रहा है और गीता बर्तन साफ कर रही है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस भी हुआ करते थे। अब लोग इसको बदल रहे हैं और गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि टेक्स्ट बुक्स में ये बदलाव आए। लेकिन ये जो हमने कल्चरली माइंडसेट बना रखा है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ हैं सीमा शाह और साथ में स्मृति केडिया। बातें कर रहे हैं कुछ महिलाओं के मुद्दों पर। स्मृति जी, हमारे यहाँ पर ये भी कहा जाता है, बहुत सारी जगहों पर महिलाओं को पूजने की भी परंपरा है। यूँ देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है वेल्थ की गॉडेस या धन दौलत संपत्ति की जो देवी हैं वो लक्ष्मी है। आपको जो कला, संस्कृति, शब्द वो देती है वो भी माँ सरस्वती है। देवी पूजन की राजस्थान में भी बहुत परंपराएं रही हैं। तो यूँ देखा जाए तो हमारे समाज में स्त्री की पूजनीय रूप से भी स्थापना तो हुई है। इन सब के बावजूद क्या गड़बड़ियाँ हुई कि एक तरफ पूजा हो रही है और एक तरफ स्त्री को घर में सम्मान नहीं है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। शायद ये भारत की खुशकिस्मती है कि ये शायद अकेला देश है जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है इस तरीके से। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि उसी समाज में फिर महिलाओं के साथ हिंसा के भी वारदात होती हैं। और क्या गड़बड़ी हुई, शायद कोई भी इसका जवाब बहुत सही तरीके से न दे पाए।
लेकिन गड़बड़ वहीं हुई कि जिसको आपने पूजा या जिसको आपने एक पूजा के स्थान पे बिठाया, फिर आपने अपना हक समझ लिया उस पर, एंड उसके हक सारे छीन लिए। तो अगर उसको उसके हक वापस दिए जाएं, मेरे ख्याल से ये स्थिति थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ पाएगी। सीमा जी, पश्चिम की महिलाओं ने भी संघर्ष किया और वे बहुत हद तक आगे आई। विमेंस लिब मूवमेंट या कुछ भी मान लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी स्थितियां वहाँ बदलीं, और यूँ देखा जाए तो भारत में भी बहुत सारी स्थितियां बदली हैं। इन सब के बावजूद एक मुद्दा वहाँ भी ये आता है कि पुरुषों के बराबर महिलाएं इस ढंग से नहीं आ सकती कि महिलाओं का जो चरित्र है, महिलाओं की जो एक उनके आरएनए डीएनए है, वो पुरुष से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो लिहाजा इक्वालिटी इस सेंस में नहीं हो सकती। जहाँ अधिकार की बात आती है, सम्मान की बात है, वो इक्वालिटी तो होती है, लेकिन बहुत सारे मुद्दों में महिलाएं उस ढंग से बराबर नहीं आ पाती। बताएं कि ये, और एक ये भी एलिगेशन वहाँ पर लगता है कि महिलाएं इस संघर्ष कहीं ऐसा तो नहीं, उनकी जो खास बात है, उनकी जो पहचान है औरत होना, उसको खोकर पुरुष जैसी होती जा रही। बताएं, इस संघर्ष में कहीं औरतों पर यह भी आरोप लगता है कि वे कहीं पुरुष जैसी तो नहीं होती जा रही? नहीं, ये तो गलत सोच है कि महिला पुरुष जैसी हो रही है। आज के युग में देखा जाए तो जहाँ जहाँ महिलाओं ने वो पद संभाला है, आज के कोविड के युग में देखे तो बोलते न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री महिला है, और उन्होंने जिस तरह से अपने देश को संभाला है, आई थिंक मिनिमम कोविड डेथ्स आर देयर फुल वर्ल्ड में। सो बोलते ना, विमेन आर वेरी गुड मैनेजर्स, खाली उनको वो रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। बोलते घर से मतलब हम बोले सुबह से उठ के महिला अपना कि नहीं आज दूध कितना लेना है मेरे को, आज मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, तो इमीडिएटली उसका माइंड वर्क करने लगता है कि नहीं मेरे को आज 3 लीटर दूध चाहिए, रोज़ का भले 2 लीटर होता होगा, नहीं आज सब्जी ये नहीं है तो मेरे को क्या बनाना है। मतलब उसका जो मैनेजरियल स्किल है वो इतना खास है, बट उसको मैनेजमेंट ने उस तरीके से देखा ही नहीं है कि महिला सच में मैनेजमेंट मतलब वेरी गुड मैनेजर्स है। उनको हम लोग बोलते हैं कि नहीं वो पुरुष की पोजीशन में आ जाएगी और पुरुष जैसे बनने लगेगी, वो गलत सोच है। वो उसमें ममत्व का जो वो कोई हटा नहीं सकता। स्मृति जी, ये बताएं कि महिलाओं के इस पूरे प्रोसेस में उनको सम्मान की दरकार है और ये सम्मान उन्हें मिलता है, लेकिन एक आरोप ये भी लगता है कि महिलाओं की इस स्थिति के लिए महिलाएं खुद भी जिम्मेदार हैं। यानी उन्होंने समाज में अपनी जो भी पोजीशन है उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया, उन्हें जो दिया उन्होंने सहर्ष सर माथे पर रख लिया, यानी ना तो उसका विरोध किया ना उसे बदलने की कोशिश की। लिहाजा एक बहुत बड़ा तबका ये भी कहता है कि महिलाओं की जो आज स्थिति समाज में है उसके लिए महिलाएं खुद भी जिम्मेदार है। इस बात से कितनी सहमत हैं आप? ये जो बात है ये अगेन मुझे एक कवच लगता है असली मुद्दे से भागने के लिए। लेकिन हाँ, कई जगह हम देखते हैं महिलाएं ही महिलाओं का समर्थन नहीं करती हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर रिलेशन है सास बहू का, जो हमारे टीवी और सीरियल्स ने भी बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया है। लेकिन अगर हम देखें ऐसा क्यों है, कई जगह होता है महिलाएं भी महिलाओं का समर्थन नहीं करती हैं जहां वो कर सकती हैं। उसका कारण ये है कि शुरू से ही हमने महिलाओं को एक ढांचे में बांध रखा है, उनकी सीमाएं उनके लिए तय कर रखी हैं और हर महिला के लिए मुश्किल हो जाता है उस ढांचे से निकल कर दूसरे को समर्थन देना। तो आज अगर कोई समर्थन नहीं दे रहा है उसका कारण है कि वो जिस सीमाओं से निकल के आई है वो उसे नहीं तोड़ पा रही दूसरी महिला के लिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी भी संस्थाएं हैं या जो महिलाओं के साथ काम करती हैं, इवन सरकार का जो रणनीति रही है वो यही है कि महिलाओं को एकत्र करो, एक ग्रुप में लाओ, ताकि वो आपस में एक दूसरे का सपोर्ट बन सकें और फिर एक ढाल बन के आगे आएँ। तो मेरे ख्याल से ये पूरी सोच उसी दिशा में है और ये कहना गलत होगा कि महिलाओं को समर्थन नहीं दे रही हैं। हमारे समाज ने जिस तरीके से महिलाओं को देखा है वो उसी के कारण है जो ये स्थिति है। इस वक्त हमारे साथ महिलाओं के मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं स्मृति केडिया, साथ में सीमा शाह। सीमा जी, एक चीज़ और आती है आर्थिक स्वावलंबन। ऐसा माना जाता है और ये शायद बहुत हद तक प्रमाणित भी हुआ है कि जहाँ जहाँ महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं
वहाँ पर उन्होंने अपना सम्मान खुद अर्जित किया है और ये आर्थिक स्वावलंबन उन्हें समाज में एक तरह से रिस्पेक्ट देने में भी कामयाब हुआ है। तो बताएं कि क्या ये आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं का बहुत अनिवार्य है और क्या आर्थिक स्वावलंबन ही उन्हें समाज और देश में जो स्थान उनका होना चाहिए उसे दिला पाएगा? ना, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से कि आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं को होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि जॉइंट अकाउंट हम बोलते ना, हम महिलाओं को बोलते हैं कि नहीं, कुछ भले 100 रुपया खुद की कमाई से वो कहीं भी खर्चा करे, किसी को उस पर रोक टोक नहीं है। और हमने अपनी लाइफ में भी देखा है कि जब महिला खुद कमाने लगती है ना तो डिसीजन भी सही ले पाती है। जब कमाती नहीं है तो पापा ने जो बोला वो करने ट्राई करती है या पति ने जो बोला और उसका मन न होते भी करती है। लेकिन जब खुद उसके लिए मैं हमेशा जहाँ मैं काम करती हूँ उधर भी महिलाओं को बोलती हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद थोड़ा नौकरी या कुछ करवाओ, ताकि आप उसके लिए तो अच्छे से अच्छा घर देखोगे बट वो अपने आर्थिक रूप में स्वावलंबित हो जाएगी। फिर फ्यूचर में वो गलत कभी भी नहीं लेगी। कोई भी निश्चय लेना होगा वो सही मायने में ले सकती है। स्मृति जी, आर्थिक स्वावलंबन से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ एक और है कि महिलाएं, ख़ासतौर पर बच्चियां पढ़ती हैं और ये एक अच्छी बात भी है कि समाज में बहुत सारे माता पिता बच्चियों को आजकल सपोर्ट भी करते हैं, उन्हें आगे भी बढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं, ये भी चाहते हैं कि वो स्वावलंबी बने। लेकिन ये देखा गया है बहुत बार कि जैसे उसी लड़की की शादी हुई तो वो पति की इच्छा अनुसार, हो सकता है पति की पोस्टिंग कहीं और हो तो अपनी नौकरी छोड़ दे, या फिर उसके बाद शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो 2-3 साल अपने कैरियर और बच्चों के प्रति समर्पित होने के कारण फिर वो अपना कैरियर या अपना जो भी जॉब वगैरह उसे छोड़ भी देती है या ब्रेक ले लेती है। तो वो जो एक रेगुलर कैरियर में ग्रोथ या आर्थिक स्वावलंबन में जो पुरुष का एक मार्ग होता है वो महिला का प्राकृतिक रूप से छूट जाता है। बताएं कि ये दिक्कतें हैं, इन्हें कैसे एड्रेस किया जाए और इसके साथ साथ ये चीज़ें कई महिलाओं के विकास में बाधक होती हैं? जी, इसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगी मैं। पहली ये कि कई महिलाएं हैं जो शायद काम अलग से बाहर जाके कमाई के लिए न करती हों, लेकिन और अगर वो बच्चे होने पर एक ब्रेक ले लेती हैं, ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर ये उस महिला का डिसीजन है तो ये सराहनीय है। लेकिन अगर ये एक फोर्स डिसीजन है जो उसे लेना पड़ रहा है तो इसमें जो है उसे भी दुख होता है और पूरे समाज को इस पे चिंता करने की या विषय करने की ज़रूरत है। इसका समाधान तो बहुत क्लियर है। जैसे बच्चे दोनों के हैं तो जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। परिवार का सपोर्ट उस महिला को बहुत फ़ायदेमंद होता है इस वक्त। तो एक समाज की तरह हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। एक महिला की बायोलॉजिकल साइकिल इररिप्लेसेबल है एंड वो एक खुशी भी देती है उस महिला को। तो उसमें समाज उसकी कैसे मदद कर सकता है? हो सकता है हर ऑफिस में अगर एक क्रैच खुल जाए, एक सपोर्ट सिस्टम तय हो जाए जो उस महिला को सपोर्ट कर सके इस वक्त, घर के अंदर उसका परिवार उसे सपोर्ट कर सके। जैसे अभी लीव्स की बातें होती हैं, कई जगह लीव्स मिल रही हैं, मैटरनिटी लीव्स, इवन फादर्स को लीव्स मिलती हैं कई बार। तो ये सब जो प्रावधान हैं इनको हम स्ट्रेंथन कर सकें तो कई जगह इन चीज़ों का सोल्यूशन निकल सकता है। सीमा जी, हमने समाज के स्तर पर बात की, थोड़ी सरकार के स्तर पर भी बात करते हैं। सरकार और कानून के स्तर पर इस देश ने बहुत अच्छा काम किया है। यानी नियम देखे जाएं, कानून देखे जाए, शायद भारत उन गिने चुने देशों में है जहां सरकार ने महिलाओं को 2 साल तक की जो मातृत्व अवकाश तक भी दिया है। यानी और इसके अलावा महिलाओं के संरक्षण, उनको रिजर्वेशन, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार की तरफ से महिलाओं को मदद होती है। ये सब होने के बावजूद, सरकार के स्तर पर ही होने के बावजूद भी कहाँ किस स्तर पर आपको लगता है कमी रह गई कि इन तमाम कानूनों, तमाम नियमों का हमारी महिलाएं उतना फ़ायदा नहीं उठा पाई जितना उन्हें उठाना चाहिए था? नहीं, जैसे मैं सहमत हूँ कि महिला का कैरियर जब वो ब्रेक लेती है तो बोलते हैं ना, बायोलॉजिकल क्लॉक एंड द कैरियर क्लॉक आर ऑलवेज फ्रिक्शन में एक दूसरे से, कि जब कैरियर की बढ़ोतरी के लिए महिला को काम करना
चाहिए तब उसका बायोलॉजिकल क्लॉक, नहीं तो बच्चे नहीं। सो कहीं कहीं देखा जाए तो महिलाओं ने इसके लिए ब्रेक लिए, बट अड़चन आई है कि जब उसको वापस करियर में आफ्टर टेकिंग दैट ब्रेक जाना होता है तो उतना अपॉर्चुनिटी नहीं खुली दिखती है। गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज में होगा या प्राइवेट सेक्टर में, यू डोंट फाइंड कि इफ़ यू वांट टू गो बैक कि उतना ओपननेस नहीं होता है। आपका रेज्यूमे देखेंगे, उसमें बोलेंगे आपने तो गैप लिया है, आप उतने सीरियस हो के नहीं। बट अभी मेरे को लग रहा है कि महिलाएं जो एकजुट होने का, जो स्मृति ने बताया, एकत्रित हो रही है। उनको मालूम है कि हम अपना नेटवर्क बनाएंगे तो उससे हम लोग एक दूसरे की हेल्प डेफिनेटली कर सकेंगे। स्मृति जी, थोड़ी सी बात करते हैं काम की। यूँ देखा जाए तो महिलाओं को काम मिला है और मिलता भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मैनुअल लेबर, फिजिकल लेबर जितना पुरुष कर पाता है स्वाभाविक तौर पर महिला कर नहीं पाती। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि मैनुअल लेबर, एक सभ्य देश में अगर महिला ये मैनुअल कार्य कर रही है तो वो उसे शोभा भी नहीं देता। और तीसरी बात ये कि महिलाएं जहाँ भी काम करने जा रही हैं, चाहे वो गांव में किसी प्रोजेक्ट में भी काम करें, बहुत सारे केसेस में, चाहे वो छुपे हुए हों, उनके शोषण के भी किस्से सामने आते हैं। यानी कार्यस्थल पर उनका कहीं न कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से शोषण भी होता है। तो बताएं कि ये, एक तो ये कि उनका फिजिकल लेबर हमारे देश में कब कैसे रुक सकता है, उन्हें सम्मान के से कोई काम मिल जाए, और दूसरी बात ये कि ये जो कार्यस्थल पे चाहे परोक्ष हो या अपरोक्ष जो महिला का शोषण होता है और इसके विरुद्ध कानून है, बाकायदा पूरे कानून है, इन सब के बावजूद ही होता है, ये कैसे रुके? पहले तो शायद मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ ये मानने के लिए कि महिलाएं फिज़िकल लेबर जो है पूरी तरह नहीं कर सकती पुरुषों के बगल में। हमारे देश में इतनी महिलाएं हैं जो ये काम बराबर पुरुष के साथ उतने घंटे साइट पे और फिर उससे ज़्यादा घंटे घर पे अकेले कर रही हैं। फ़र्क बस ये है कि आज भी हम उनको सेम लेबर रेट देने से कतराते हैं। तो दिक्कत वहाँ पे है, दिक्कत हमारे सिस्टम में है जो ये रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहता कि महिलाएं शायद पुरुष से ज़्यादा काम कर रही हैं, एंड फिज़िकल लेबर हो या घर का लेबर हो। सो आई थिंक रियल मुद्दा वो है। दूसरा जो आपने बात उठाई कि उनका जो शोषण होता है वर्क साइट्स पे, ये अगेन एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। सिर्फ शोषण ही क्यों, अगर आप देखें हमने महिलाओं के लिए बाथरूम्स ही नहीं बनाए। अगर हम नरेगा की साइट्स भी देखें जहाँ पे काम होता है, वहाँ पे महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए कोई भी पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटी कई बार नहीं होती। कई बार हमने देखा है कि कुछ सरकारी ऑफिसेज में भी ये सुविधा मौजूद नहीं है, क्योंकि शायद जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने डिज़ाइन बनाई वो पुरुष थे और उन्हें ध्यान में ही नहीं रहा कि महिला के लिए एक अलग टॉयलेट की ज़रूरत है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है और ये एक सिस्टमिक इशू है। जब हम रिकग्नाइज़ करने लगेंगे कि महिला भी एक उतना ही बड़ा लेबर फोर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक वर्कर फोर्स है, तभी हम जो है सोच विचार करके उनके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और जब वो चीज़ें आएंगी तभी शोषण कम होगा। आज वो महिला अगर बाहर नहीं निकले, घर की चार दीवारी में भी उसके साथ बहुत शोषण हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जड़ ये है कि महिलाओं के लिए पुरुषों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के जितने एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें पुरुषों के लिए फंडिंग और उनके साथ ट्रेनिंग करने की ज़्यादा आवश्यकता है, जो कभी नहीं होता। तो मैं जब मेंस्ट्रुअल हेल्थ के मुद्दों पे काम करती थी, हम लड़ते थे जो एजेंसीज़ हमको फ़ंड देती थी या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में कि आप हमें भले ही पैसे मत दो, लेकिन हम स्कूल में अगर लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो हम लड़कों की भी क्लास लेंगे। और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कोई नहीं मानता था, प्रिंसिपल, टीचर्स, लेकिन कन्विंस करना पड़ता था। तो ये इक्वालिटी हमारे फंडिंग में और अप्रोच में आनी बहुत ज़रूरी है। सीमा जी, एक मुद्दा इसी दौरान उभर गया हाइजीन का। सरकार ने, और ये ऐसे बहुत सारे आंकड़े भी थे कि खुले में शौच जाने के वक्त महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार हादसे हुए हैं, और सरकार, ख़ास तौर पर केंद्र सरकार, इसमें समर्पित भी रही कि गांव-गांव में शौचालय ज़रूर बने, और आंकड़ों में तो बने भी हैं। बताएं कि इन सब के बावजूद, और एक महिलाओं का हाइजीन, क्योंकि उससे उनका जीवन जुड़ा हुआ है,
उनकी हाइजीन का मुद्दा और साथ में ये शौचालय का मुद्दा, ये दोनों मुद्दों को सरकार एड्रेस तो कर रही है, लेकिन स्थिति अभी भी ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में अच्छी नहीं है। उसके क्या कारण है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है? नहीं, मैं इसमें तो यही बोलूँगी कि मेन तो एजुकेशन। महिलाओं को हम लोग पढ़ाए के लिखाएंगे तो क्या वो अपना घर पे भी जोर से अपनी जो भी नीड है, ज़रूरत है, वो सही मायने में बता पाएगी कि ये नहीं है कि नहीं कहीं खेत पे चले जाओ, जो ग्रामीण में होता है। और उसी से साथ में जुड़ा हुआ जो शोषण का मुद्दा आता है, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। बोलते हैं कि चूल्हे पे काम करेगी तो महिला स्मोक इनहेल करेगी। तो ये सब महिला जब तक खुद पढ़ी लिखी नहीं होगी, पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने विचार सही मायने में घर पे भी बात कर सकेगी और फिर आगे सोसाइटी में परिवर्तन ला सकेगी। हमारे साथ हैं स्मृति केडिया जी और साथ में सीमा शाह जी। स्मृति जी, आपसे जानना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई, महिलाओं की पढ़ाई लिखाई एक मुद्दा है। ख़ास तौर पर स्थिति मध्यम वर्ग में या यूँ देखा जाए शहरों में तो अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गांव में अभी भी लड़की 5वीं 6ठी पढ़ ले या उसके बाद उसको न पढ़ाया जाए, शादी कर दी जाए या वो घर चूल्हा चौका ही संभालेगी, उसको पढ़ाने की ज़रूरत कहाँ है, ये मनोवृत्ति अभी भी मौजूद है। ये बच्चियाँ पढ़ पाएँ, इसके लिए क्या कुछ हम और कर सकते हैं? असल में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि शहरों में स्थिति बेहतर है। शहरों की स्थिति और गांव की स्थिति काफ़ी एक हद तक बराबर है। हो सकता है शहरों में हमें नज़र आता है कि बड़े बड़े स्कूल्स हैं और लड़कियां ज़्यादा वहाँ जा रही हैं और स्थिति बेहतर लगे, लेकिन अगर आप महिलाओं के मुद्दों को देखिए, वो शहरों और गांव में बराबर तकलीफ़देह हैं। और एक मुद्दा जो बहुत ऊपर चढ़ के आता है वो मोबिलिटी का है। हम कभी महिलाओं को ट्रैवल करने नहीं देना चाहते, कंट्रोल करते हैं उनकी पूरी मोबिलिटी को, उनके मूवमेंट को। और इसीलिए आप देखेंगे गांव में, अगर उनके गांव में 5वीं कक्षा तक स्कूल है तो वो लड़की को 5वीं तक पढ़ा देंगे, लेकिन उसको फिर अगले गांव या शहर में आसपास नहीं भेजेंगे जहां पे हायर स्कूल है। तो अगेन मुद्दा एक मानसिकता का है, कंट्रोल का है, कि जहां आप चाहते हो कि महिला का पूरा मूवमेंट आप कंट्रोल करो और इसीलिए आप उसे भेजते नहीं हो, एक्सपोजर नहीं कराते। कई जगह ऐसा भी है जहां महिलाओं ने बहुत पढ़ लिख लिया लेकिन फिर भी आप उन्हें नौकरी नहीं करने देते, कि पढ़ा लिया बस काफ़ी है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी उसको नहीं देते। और ये तो बहुत पढ़े लिखे परिवारों की भी सच्चाई है शहरों में। तो ये पूरा मुद्दा मुझे लगता है बहुत डीप रूटेड पेट्रियार्की में है, पितृसत्ता में है, जहाँ पे हम महिला के हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं। तो इस मुद्दे को जब तक हम जड़ से एड्रेस नहीं करेंगे, ये सब सुपरफिशियल है ना। हो सकता है बिना स्कूल जाए भी आप उसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे सको, लेकिन मुद्दा जब तक जड़ से नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम हमेशा ऐसे ही जूझते रहेंगे। और जड़ से पकड़ने के लिए आपको पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। यानी पुरुष मानसिकता का बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सीमा जी, ये पुरुष मानसिकता अब हम कैसे बदलें? पुरुष मानसिकता बदलने के लिए मतलब सबको एकजुट होना पड़ेगा। परिवार में भी जो बोलते हैं ना, हम बोले महिला खुद को कि बेटे से ये काम नहीं करवाना, बेटी से यह काम करवाना है, खुद को बदलना है कि नहीं। जब कोविड के टाइम में अभी मैं देख रही थी तो कितने के यहाँ बोलते नहीं, हमने तो पूरा काम इक्वली डिवाइड कर दिया था। मेरे हस्बैंड ये बाहर का गार्डन का सब देख रहे थे, मेरा बेटा घर साफ कर रहा था, क्योंकि माँ को वो स्कूल टीचर थी मेरे फ्रेंड, तो वो बोलती मैं तो 8 बजे बैठ जाती थी ऑनलाइन क्लासेस करने और बेटा लेट उठता था, लेकिन उसको बोल दिया था लॉन्ड्री का तेरे को काम है। तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि जो महिला खुद अपना दायरा ऐसा बना दे तो घर पे बदलाव लाएगी। और फिर जैसे स्मृति ने कहा, स्कूल में भी जब हम जाते हैं टीचर को या एनी ट्रेनिंग सेशन में, कि पुरुष को कैसे, कि महिला और स्त्री दो अलग है, बट एक दूसरे को नीचे न देखे, पटरी पर चलने के लिए दोनों की आवश्यकता है, नहीं तो रेल ठीक नहीं चल सकती। वो रिस्पेक्ट एक हम लोग करवा देंगे तो हमको लगता है मानसिकता बदल जाएगी। इसी आशा के साथ सीमा शाह जी और स्मृति केडिया जी आपका आभार व्यक्त करते हैं।